सर आपका स्वागत करता हूँ अपना गवर्नमेंट चैनल पे। अब सेंटर हो या स्टेट, हर गवर्नमेंट जॉब करना है अपना। सो फाइनली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। तो प्लान तो था कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को मैं रिलीज कर दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से पूरा 1 महीना अपना चला गया है। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। आपका एग्जाम डेट अभी तक किसी का नहीं आया है, ठीक है। तो प्रिपरेशन विजिट के बाद वाइजैक के लिए, एनएलसी के लिए, आपके लिए ये आगे के स्टेप्स से आप बोल सकते हो जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसे मतलब आराम से देखिए, पूरा नोट्स निकाल के देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं हम तीनों पेपर का, ओके। समीर का जो अभी अपडेट है कि समीर का रिक्रूटमेंट मतलब फॉर्म चालू थे, अभी फिर से बंद है, अभी फिर से चालू होने वाले हैं, ठीक है। वाइजैक और एनएलसी के फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। तो अभी अगर मतलब कौन मतलब नया अभी देख रहा है वीडियो, तो आप ये दोनों एग्जाम के फॉर्म नहीं देख सकते, भर सकते हैं, लेकिन आप समीर के फॉर्म भर सकते हैं। और इसका अपडेट मैं चैनल पे दूंगा, ठीक है। जब ये मतलब पोर्टल ओपन होगा तो मैं चैनल पर अपडेट आपको गारंटी दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अभी। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका पैटर्न क्या है वो हमें बताना चाहिए, राइट। सो सी वाइजैक का जो पैटर्न है आपकी 140 मिनट से आपके लिए, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आपको है और नेगेटिव मार्किंग एक्सेल नहीं है, ओके। बाद में आपका एनएलसी का जो पैटर्न रहता है उसमें आपका 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25, ओके। बाद में समीर का जो है वो एग्जैक्ट गेट पैटर्न आपका दैट इज 180 मिनट और 65 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग भी, मतलब ये पूरा आपका एग्जैक्ट गेट पैटर्न है, ठीक है। समीर का जो रिक्रूटमेंट है आपका, तो ये तीनों का डिफरेंस है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो ये अपना स्ट्रेटेजी होने वाला है, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, इसका ये क्या है कि ये बेसिकली आपका एक रोड मैप है, ठीक है। आपके पास देखिए अभी 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक वाइजैक है, एनएलसी और समीर है, ठीक है। तो अभी ये पूरा वाइजैक से लेके जो मतलब आखिर के एग्जाम होंगे, मतलब तीनों एग्जाम के लिए पूरा मैं आपको एक ही स्ट्रेटेजी मतलब देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। तो ये दो जो वीडियो है अपना लंबा होने वाला है और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस ऑफ एग्जाम, तो इन तीनों में से फर्स्ट एग्जाम कौन सा होने वाला है, ठीक है। 3 अपॉर्चुनिटी, लेकिन तीनों में से फर्स्ट एग्जाम कौन सा होने वाला है। तो फर्स्ट आपका वाइजैक होने वाला है, फर्स्ट आपका वाइजैक होने वाला है। बाद में आपका है एनएलसी और लास्ट में आपका समीर, ठीक है। लास्ट में आपका समीर। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले वाइजैक के लिए, ठीक है। बाद में मैं आपको एनएलसी का बताऊंगा, बाद में मैं आपको समीर का बताऊंगा। तो ऐसे पूरा ये एक मतलब ये एक वीडियो का पैटर्न है अपना, जो ये स्ट्रेटजी वीडियो अल्टीमेट आपके लिए है, ठीक है। अभी प्रिपरेशन विजिट का जो मैंने आपको वीडियो दिया था वाइजैक और एनएलसी के लिए, इसमें हमने ऊपर ऊपर से बात किया था, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि कौन से बुक से प्रिफर करना है। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन विजिट के वीडियो नहीं देखे कंपलसरी देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो में हम टॉपिक वाइज बात करने वाले अभी, मतलब चैप्टर वाइज, कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। आपको पता है मैं आपको कभी गारंटी नहीं दूंगा, जस्ट मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम चांसेस है और प्रोबेबिलिटी है, राइट। क्योंकि गारंटी कोई नहीं दे सकता आपका, ना सिलेक्शन का ना क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो अगर मतलब आपको ऐसा कोई बोल रहा है तो मतलब उधर अलर्ट हो जाइए। तो बेसिकली अभी ये जो स्ट्रेटजी आप ये पूरा मैंने बनाया है, ठीक है। लगभग मुझे इसके लिए 10 डेज लगे पूरा सोचने के लिए कि कैसा होना चाहिए पूरा इसका पैटर्न तीनों का, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, मतलब तीनों में से गारंटी आइदर 1 और 2, और तीनों आप जॉब सिक्योर कर पाओगे विदाउट गेट, ठीक है। आपको पता है ये विदाउट गेट है, डायरेक्ट आपका एग्जाम है और फिर इंटरव्यूज है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कोई, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, ये जो आपका स्ट्रेटेजी है इसकी वजह से आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। बाद में आपका ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपका वाइजैक होगा आपको जल्दी से एनएलसी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, जैसे आपका एनएलसी होगा तो आपको समीर का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस हाई होएगा कि क्यों, अभी देखिए आपका मेन क्या है कि आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो तीनों के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि कंपटीशन का फियर है वो आपका मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि 3 चांसेस है, राइट। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि वाइजैक के लिए सिर्फ 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है,
समीर के लिए भी 18 पोस्ट है शायद से, और एनएलसी के लिए भी लगभग मुझे लगता है 10 पोस्ट है, वाइजैक के लिए भी 10 पोस्ट है, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपका अलग होगा। तो देखिए अभी ये टोटल पोस्ट है आपका 38, ठीक है, तो ये 38 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक आपका सीट चाहिए, तीनों में एक सीट चाहिए, राइट, तो तीनों में आपका एक एक सीट आपको लेना है, बस आपका काम हो गया। आपको क्यों सोचना है 38 ये है वो है, राइट, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऐसा है अपना कि आपका ये वन सीट पे आप फोकस करो, जो है फॉलो करो कंपलसरी, गारंटी आपको रिजल्ट मिलेगा आइदर एक में और दो में और तीनों में, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बोला आपको कि ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि हम अभी टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आपका फर्स्ट एग्जाम है वाइजैक, ठीक है, तो पूरा अपना डिस्कशन जो है अभी वाइजैक के लिए है, ओके ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके वाइजैक स्टील के लिए है वो है आपका कंट्रोल सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट, इसलिए मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। अभी इसमें वन बाय वन देखते हैं आपको क्या करना है। जो बुक से ऑलरेडी सब डिस्कशन प्रिपरेशन में हो चुका है, ठीक है, तो वो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, सिर्फ डायरेक्टली हम टॉपिक पे आएंगे अभी। तो जैसे आपको कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक आपका होगा जो है आपका इंट्रोडक्शन, ओके। नाउ सी, इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, बेसिक ओपन लूप सिस्टम, ओके, ओपन लूप और ये क्लोज लूप भी होगा। तो इन दोनों का प्रॉपर डेफिनेशन, इन दोनों के प्रॉपर एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जो भी एग्जांपल्स है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। इसमें इंट्रोडक्शन में इतना ही पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म भी इंक्लूड कर सकते हो, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लैपलास भी इंक्लूड कर सकते हो। बाद में आपका आता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, जस्ट 4 to 5 टाइप्स, बस ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, 4 to 5 टाइप्स के, मतलब इजी से थोड़ा लेंदी तक, लेंदी वाला का भी आपको ये होना चाहिए। ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में तो आप लेंदी सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि 140 मिनट्स ही सिर्फ, ओके, 140 मिनट्स और 200 क्वेश्चन, बट बाय चांस अगर बाकी के कुछ नहीं आ रहा है मतलब, तो ये कभी कभी लेंदी क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क दे देते हैं, और आपका सपोज पेपर पूरा 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स में हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि थ्योरी कोई पेपर है आपका, ये ज्यादा इसमें गेट लेवल का तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इजी से लेके लेंदी तक 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के, विद कंसेप्ट और विद थ्योरी, ठीक है, थ्योरी भी पढ़िए थोड़ा। बाद में आपका है एसएफजी, जो आपका है मैसन-गेन फॉर्मूला, राइट, तो इसके भी 4 to 5 टाइप्स, इजी से लेके लेंदी तक, एक लेंदी वाला लास्ट आप देखोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया, ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंट्रोल सिस्टम का। सेकेंड आपको है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम है, जो मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोल सकता हूं इसको मैं, इसको जब मैं u ऑफ टी मतलब अपना यूनिट स्टेप इनपुट दे रहा हूं, तो क्या आपका आउटपुट है, ठीक है। इसको मैं जब डेल्टा दे रहा हूं, इंपल्स फंक्शन दे रहा हूं, और इंपल्स सिग्नल दे रहा हूं, तो क्या आपका आउटपुट है, और रैम्प सिग्नल दे रहा हूं, तो क्या आपका आउटपुट है। ये तीनों के जो कंक्लूजन है, ओके, मतलब बाद में पूरा इसका एनालिसिस आपको पता होगा जिन्होंने पढ़ाई किया है, तो उसका एनालिसिस है, लेकिन बाद में जो आपका कंक्लूजन निकलता है लास्ट में, तो वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप डिराइव नहीं करोगे, आपको याद रखना है यू ऑफ टी अप्लाई किया तो ये आएगा, आर ऑफ टी अप्लाई किया तो ये आएगा, और डेल्टा टी अप्लाई किया तो ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए सेम तीनों इनपुट अप्लाई करो, चाहिए तो पैराबोलिक का भी लो, पैराबोलिक का आएगा इतना नहीं है इतना वो, ठीक है, पैराबोलिक मत लो, ये तीनों ही अपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक सिग्नल्स। तो बेसिकली इसका भी आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं हम, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन का पैटर्न आपको पता है कि ओमेगा एन स्क्वायर, ओके, तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अगेन। तो अभी देखिए ये एग्जांपल जिसमें दे रहा हूं आपको क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला हर एक को याद होगा, ठीक है, लेकिन इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या है, ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो, उसका यूनिट क्या है, जीटा जो है आपका जो डैम्पिंग रेशियो है, ठीक है, और जीटा ओमेगा एन को डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे सोचना है एक फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि आप एक थ्योरी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। तो इसका क्या बोला था मैं, इसका नाम क्या है, जीटा का नाम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है जीटा का, बेसिकली क्या है डैम्पिंग फैक्टर रेशियो, और जीटा इनटू ओमेगा एन डैम्पिंग फैक्टर क्या है, ओमेगा एन क्या है, ओमेगा डी इसमें आता है आपका डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है,
तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं रखना है, ओके, क्योंकि इसका डेफिनेशन, इसका यूनिट अगर कुछ होगा तो आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप से हर एक सब्जेक्ट के हर एक फॉर्मूला को आपको याद रखना है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक फॉर्मूला को, इस टाइप से जो मैं आपको बोला, ठीक है। ओके, सेकंड, ओके, बाद में आपका है टाइम डोमेन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। आपको पता है एक ग्राफ है आपका लाइक दिस, ठीक है, फेमस ग्राफ है। इसमें आपका टीआर आएगा, राइज टाइम आएगा, बाद में डिले टाइम आएगा, बाद में इसका सेटलिंग टाइम है, बाद में आपका एमपी ओवरशूट है। इसके फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही है। अभी और एक पैटर्न में आपको इसमें बता देता हूँ कि सपोज राइज टाइम है, ठीक है, तो राइज टाइम का अब आपको फॉर्मूला है सपोज 0.35 अपॉन बैंडविड्थ, ओके, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी सिस्टम का मैं बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ तो राइज टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरे पास दो सिस्टम्स है, ठीक है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, और इसका मुझे राइज टाइम दिया है, इसका बैंडविड्थ दिया है, इसका सिर्फ राइज टाइम दिया है, इसका बैंडविड्थ निकालना है। तो और दोनों सिस्टम आपका इक्वल है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, टीआर इंटू बैंडविड्थ 1 इज इक्वल टू टीआर इंटू बैंडविड्थ 2, राइट। तो जस्ट वो करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट ही है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक बेसिक आपका फॉर्मूला का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छा होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो सिमिलरली ये सब आपको करना है, इसके फॉर्मूला किस पे डिपेंड है, जीटा पे कौन डिपेंड है, अगर मैं जीटा बढ़ाता हूं तो सेटलिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिले टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एमपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से सोचना है बेसिकली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला हो गया याद, तो अब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है जो कि आपका है बोडे प्लॉट, ओके। तो इसमें आपका फर्स्ट में अगर इससे देखो, क्वालिटी से देखो, तो फर्स्ट में बोलूंगा नाइक्विस्ट को, नाइक्विस्ट प्लॉट, बाद में आपका पोलर, और बाद में बोडे प्लॉट, ठीक है। तो इसका थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना हर एक को आता होगा जिन्होंने प्रिपरेशन किया अभी तक, ठीक है, ये गारंटी देता हूं मैं, लेकिन थ्योरी पॉइंट बहुत कम जन को आता है, ठीक है। तो इसका आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है तीनों का। तो इसमें बस थ्योरी पढ़ा और आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस हो गया, इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, जो कि आपका है कंपेंसेटर और कंट्रोलर, ओके। तो बेसिकली आपको पता है इसमें क्या है, आपका पी है, पीआई है, पीडी कंट्रोलर्स है, और एक पीआईडी है, ठीक है। तो इसका थ्योरी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओके, राइज टाइम किसमें अच्छा होता है, सेटिंग टाइम किसमें अच्छा होता है, पीक ओवरशूट क्या है, मतलब किसमें अच्छा होता है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से पूरा की पॉइंट निकाल के नोट करके ही रखना है, ठीक है। जस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट टिक कर पाओ, इसलिए तो सब जो एनालिसिस है वो आपको अभी से करना है, एनालिसिस का जो कंक्लूजन है वो आपको नोट डाउन करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ओके। ये बेस्ट वे है किसी भी एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का जो कि आपका 140 मिनट्स का है और 200 क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में कंपेंसेटर आपको पता है, लीड लैग, सेम इसमें जो हमने किया कि लैग कंपेंसेटर में अपना एमपी पीक ओवरशूट क्या होगा, सेटलिंग टाइम क्या होगा, राइज टाइम क्या होगा, राइट। तो ऐसे है, तो जैसे कि लैग कंपेंसेटर, लीड कंपेंसेटर, लीड लैग एंड लैग लीड, ठीक है। तो इसके भी आपको सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आई गेस ये हो गया, यस, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अच्छे से करना है, कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइमिंग दो, फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्ट मतलब क्वेश्चन उसमें से आएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो प्रॉपर टाइमिंग दो, सब समझो, और जैसे मैंने बोला है वैसे वे में सोचना और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो अभी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। बाद में सेकेंड आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वाइजैक के लिए, वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अभी इसमें भी आपको बेसिक, जस्ट बेसिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसड्यूसर, तो इसका पूरा थ्योरी अच्छे से ये कर दो, ठीक है। जो भी आपके टाइप्स होंगे, जो फॉर्मूलाज होंगे, वो अच्छे से एक नोट में लिख लो और थ्योरी अच्छे से पढ़ो, समझो कि ट्रांसड्यूसर क्या है, ओके, बेसिकली इसका एप्लीकेशन किधर किधर है, तो वो भी एक करो। सेकेंड इसमें आपका आता है वोल्ट मीटर एंड एमीटर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा ही था ये, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एमीटर के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको आते हैं, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके भी टाइप्स है, तो वो भी आप कर लो। एंड लास्ट में आपका है मेजरमेंट ऑफ पावर, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें से गारंटी में इसको, ये मुझे लग रहा है कि इसमें से दो क्वेश्चन तो आपकी गारंटी आएंगे, ठीक है, कि मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज करते हैं हम, जो और भी बहुत सारे ब्रिज है, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है बेसिकली।
पावर के लिए कौन क्या यूज करते हैं, वोल्टेज और करंट के लिए क्या यूज करता है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसमें जस्ट एक सेफ्टी साइड के लिए आप एरर कैलकुलेशन जो है आपका, ठीक है, वो भी करो। बीआरसी के लिए मैंने जो नोट्स दिया था तो वही रेफर करो, ठीक है। और बाकी एक और है सीआरओ, तो सीआरओ का भी थोड़ा बेसिक और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, ओके, मतलब ज्यादातर थ्योरी है, मतलब अच्छे से याद करो इसका, ठीक है। कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज होता है, कोटिंग के लिए, वो है। और बाकी के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो नोट्स मैंने दिए थे, ओके, वही रेफर करो, वो मतलब इनफ है, ओके, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है सिग्नल सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग इसका जो आता है अपना बेसिक्स, ठीक है। अभी बेसिक्स में क्या, तो बेसिकली सिग्नल क्या है और सिस्टम्स क्या है, ठीक है। सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसका मतलब डेफिनेशन। नेक्स्ट तो इसमें है, फर्स्ट थिंग हम सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक सिग्नल, ओके, पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल कैसे ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। बाद में एक सिग्नल का आपको एनर्जी और पावर कैलकुलेशन आना चाहिए प्रॉपरली, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके जो साइनसॉइडल सिग्नल है, बाद में आपका एक स्क्वायर सिग्नल आएगा, बाद में आपका ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसका एनर्जी और पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में आपका और सिग्नल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंटीन्यूअस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक। तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग और सिग्नल्स में आपका है, ठीक है, आई गेस इतना ही बस इनफ है सिग्नल्स के लिए। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने बेसिक सिग्नल है, यू ऑफ टी, डेल टी और आर ऑफ टी, ठीक है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ये आपको पता चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। बाद में आपका ऑपरेशन है तो वो भी कर लो, ऑपरेशन ऑफ सिग्नल, स्केलिंग, शिफ्टिंग, सब आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से करना है, ये सब बेसिक क्वेश्चन सबके बन सकते हैं सिग्नल से। बाद में अगर हम सिस्टम पे आते हैं तो सिस्टम पे बेसिकली आपका कॉजल सिस्टम क्या है, ओके, कॉजल, आपका लीनियर सिस्टम क्या है, बाद में आपका कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, ओके, टाइम वेरिएंट और शिफ्ट वेरिएंट, तो ये आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है स्टैटिक डायनामिक, स्टैटिक डायनामिक, तो ये आपका क्या है, तो ये प्रॉपर्ली आपको आना है, मतलब आना चाहिए, राइट। तो इतना आपको करना है। और कैस्केडिंग आपको जब करते हैं कैस्केड सिस्टम का, तो वो क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से करना है, ओके। तो इतना आपको अच्छे से सिस्टम में करना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एलटीआई एंड नॉन एलटीआई सिस्टम। तो बेसिकली जो हमने अभी सिस्टम का डिस्कस किया तो वो नॉन एलटीआई में आएगा। बाद में आपका जो स्पेसिफिकली हमें टारगेट करना है एलटीआई, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइनसॉइडल इनपुट आप देते हो तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, बाद में आपको एक्सपोनेंशियल इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, ठीक है। इसमें आपका आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, राइट, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, तो ये आपके इसमें कंसेप्ट आते हैं, तो ये आपको अच्छे से ये करना है, ठीक है। बाद में एलटीआई सिस्टम का कैस्केडिंग भी है तो वो भी कर लो, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कन्वोल्यूशन, क्योंकि एलटीआई सिस्टम आता है मतलब कन्वोल्यूशन आएगा, तो कन्वोल्यूशन अच्छे से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए इसका। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको दोनों सिग्नल्स के लिए करना है, दैट इज योर कंटीन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया मतलब कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल, सभी एनर्जी पावर, तो फर्स्ट थिंग इसके लिए प्रिपेयर करना है और इसके लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इतना आपको प्रॉपर्ली इसका आना चाहिए सिस्टम्स का। तो ये हो गया आपका एलटीआई। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका है लैपलास। अगर आपने कंट्रोल में लैपलास कर लिया है तो सिर्फ इसमें आपको जेड करना है, ठीक है। सबसे बेसिक आपके लैपलास के जो इंपॉर्टेंट है सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका है आरओसी, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से आप स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो वो आपको आना चाहिए। सेकेंड चीज है आपका इसमें से स्टेबिलिटी हो गया, तो ये आपका कॉजैलिटी, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका इनवर्स लैपलास, बेसिक आपका जो सिग्नल मतलब जो सिग्नल से कॉमन सिग्नल से उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स ये आपको याद होंगे ही, ठीक है। बस ज्यादा इस पे फोकस करो, ठीक है। और आरओसी की जो प्रॉपर्टीज है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है तो जो आरओसी के प्रॉपर्टीज के अगर आप उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन फ्रेम किए तो आपको उसमें डिफिकल्टी होगी और आप मतलब गारंटी रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। तो 3-4 प्रॉपर्टीज है आरओसी के, अच्छे से आपको करने हैं,
दैट इज योर आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल और आरओसी और जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अभी याद नहीं मुझे, तो ठीक है वो आपको करना है, अच्छे से प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए उसका, ठीक है। ये हो गया आपका लैपलास का, सेम जेड में सेम टू सेम है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आएगा आपका, बाद में सेम आरओसी, अभी इधर आरओसी आपका क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, ठीक है, स्टेबिलिटी इसमें भी कैसे डिफाइन करते हैं, कॉजुअलिटी इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये प्रॉपर्ली आना चाहिए, कॉमन सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये पूरी चीजें अच्छे से आपको करनी है। बाद में इधर आपको चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म जस्ट ऊपर से देख लो एक बार, ठीक है, ज्यादा इसमें मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक, फिर भी एक बैकअप साइड के लिए देख लो वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैपलास एंड जेड, और बाद में आपका आएगा कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज, ठीक है। ज्यादा इसमें हार्डकोर करना नहीं है आपको, जस्ट बेसिक आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आपको पता है, फोरियर सीरीज का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में कंटिन्यूअस के लिए क्या है डेफिनेशन, डिस्क्रीट के लिए क्या है, एक कॉमन सिग्नल, एक डायग्राम वाला सिग्नल लो, मतलब एक सपोज ये सिग्नल है, ठीक है, तो इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, बाद में एक इक्वेशन वाला सिग्नल लो लाइक दिस, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो ये जस्ट बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली जो आपके फॉर्मूलेज है, जो फोरियर सीरीज है, तो उसमें डीसी टर्म है, एसी टर्म्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका सिग्नल्स। बाद में आपका है सर्किट थ्योरी, जो आपका उसको नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं और नेटवर्क ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट थिंग आपका आता है फिर से एक बेसिक पार्ट, ठीक है। तो बेसिक्स में ऑब्वियसली आपका जब भी नेटवर्क थ्योरम बोलते हैं तो एक ही फर्स्ट टर्म आता है ओम्स लॉ, ठीक है। प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। बाद में आपको पता ही है रिलेशन V इज टू IR का, तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी, रजिस्टर का प्रोपोर्शनलिटी सब ऐसा करना है, मतलब V प्रोपोर्शनल R, ठीक है। करंट बढ़ा तो ये क्या होगा, पावर भी इसमें आता है, तो पावर का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ हो गया। बाद में आपके बेसिक जो है दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। सीरीज में आपका करंट डिवाइड हो रहा है, ये जो सब बेसिक जो है आपका वोल्टेज में करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज में सेम करंट है फ्लो हो रहा है, सिमिलरली वोल्टेज भी सीरीज में डिफरेंट है, अपना पैरेलल में सेम वोल्टेज है, ठीक है। तो बेसिक जस्ट आपको ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपके थ्योरम्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरम, तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बताइए थ्योरम आपके क्या है, थेवेनिन्स है, ओके, नॉर्टन है, और बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। और बाद में आपका एक आपका है रेसिप्रोसिटी, तो ये भी आपको करना है, रेसिप्रोसिटी का क्वेश्चन फेमस है बहुत, और मतलब आता ही है ऐसे एग्जाम पे, तो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं रेसिप्रोसिटी के, ठीक है। तो ये भी आपको करना है, एक प्रॉपर ये होना चाहिए आइडिया कि थेवेनिन्स और नॉर्टन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा रह गया दैट इज सुपरपोजिशन, ओके। तो सुपरपोजिशन भी है इसमें, तो बेसिकली आपको बताना चाहिए कि लीनियर नेटवर्क के लिए कौन सा अप्लाई करते हैं, नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए कौन सा अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें से सुपरपोजिशन का अगर थ्योरी क्वेश्चन बना तो दो सोर्सेस इनेबल है, दो सोर्सेस मतलब एक्टिव है, तो हम सुपरपोजिशन लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये आपको बताना चाहिए कि सुपरपोजिशन कब हम अप्लाई कर सकते हैं कब नहीं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो आपका स्टेटमेंट है वो अच्छे से याद कर लो, कभी कभी मतलब एक दो एग्जाम्स में डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट भी पूछा है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट देंगे पूरा और उसमें से एक दो मतलब वर्ड गायब कर देंगे और आपको पूछेंगे ये वर्ड क्या है, ठीक है, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो इसके स्टेटमेंट भी है, सबके स्टेटमेंट होंगे, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अभी स्टेटमेंट ज्यादातर स्टूडेंट निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इतना वो ध्यान नहीं देते स्टेटमेंट को, लेकिन वैसे का वैसे स्टेटमेंट आपको पूछा है एक दो एग्जाम में, ठीक है, और उसमें भी गलती हुआ है स्टूडेंट का, तो इससे मतलब पता चलता है कि सिर्फ ज्यादातर मतलब फॉर्मूला फोकस किया है, क्योंकि मैक्सिमम टेक्निकल एग्जाम का जो अप्रोच है वो गेट का अप्रोच हम मतलब स्टूडेंट यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक एग्जाम का अप्रोच डिफरेंट ही होगा, गेट का डिफरेंट होगा और वाइजैक का डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली एनएलसी का भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया थ्योरम्स का डिस्कशन। बाद में आपका इसमें आएगा एसी एनालिसिस, ओके। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन आपके रहते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जैसे आपके जो मतलब है ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप कर लो अच्छे से, ठीक है, एक बार एक प्रैक्टिस होना चाहिए इसका भी, तो जस्ट वो कर लो आपका, तो इसमें से आपका भी हो जाएगा एसी एनालिसिस का। बाद में आपका है टू पोर्ट नेटवर्क गारंटी क्वेश्चन, ओके, जैसे कि प्रॉपर्टीज है आपके रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है, तो हर एक का सिमेट्री प्रॉपर्टी रेसिप्रोसिटी आपको एकदम क्विकली याद होना चाहिए। जो भी आपके पैरामीटर्स है दैट इज योर जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर,
एच पैरामीटर, ओके, इनके इन्वर्स भी कर लो, जी पैरामीटर इसका आ गया, इसके भी इन्वर्स कर लो, ठीक है। इसके आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। दैट इज योर Z11 इज इक्वल्स टू सपोज Y22 अपॉन आई गेस मॉड ऑफ y, ओके, ये ऐसा है कुछ। तो ऐसे सब रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ये डेल्टा y होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये निकालते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा y, ठीक है। तो ये कब का है, तो ऐसे हर एक के बीच में रिलेशन आपको क्विकली अच्छे से, मतलब इसका रिवीजन बहुत करो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होता है तो इसका रिवीजन बहुत करो, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले डायरेक्टली आप लिख लोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है, ओके। तो ठीक है, इतना तो हो गया आपका 2.8 हो गया, बाकी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। आपको बेसिक क्वेश्चन आपको पता है कि पैरेलल के लिए ये यूज करते हैं, सीरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ABCD पैरामीटर है आपके, तो ये आपको पता है, ओके। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ठीक है, इसका एनालिसिस आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है गारंटी वो देंगे, ठीक है। RLC सर्किट होगा, RC सर्किट भी हो सकता है, RL भी हो सकता है। तो RC, RL, RLC ये सीरीज सर्किट, सिमिलरली RC, RLC इसके पैरेलल सर्किट, इसका प्रॉपर्ली एनालिसिस करके रखो, ठीक है। करंट कैसे निकलता है, वोल्टेज कैसे निकलता है, तो सभी का मतलब क्या है, अभी देखिए नोट्स में क्या करना है, एक RC सर्किट सपोर्ट में लिया, तो RC सर्किट का करंट का फॉर्मूला कैसे मैं मतलब प्रॉपर्ली इधर ही डिराइव कर दो, ओके। जो करंट आपका आएगा उसको बॉक्स कर दो, मतलब लास्ट में जस्ट एग्जाम के फ्यू डेज बाद आप देखोगे तो आपको पता है RC सर्किट का करंट ऐसा है, ओके। तो ये याद रह जाता है अपने आप, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है सर, ये अपने आप याद रह जाता है, इसको सिर्फ 6 to 7 टाइम आपने देखा, ओके, तो गारंटी आपको याद रहेगा। तो इसमें कुछ इतना नहीं है, सेम वोल्टेज का ये करो, पावर का ये करो, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कंसेप्ट वो है आपका रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, तो सीरीज पैरेलल आपका करना है इसमें रेजोनेंस, तो ये आपका कंसेप्ट आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस के भी आपके ग्राफ जो है वो आपको अच्छे से करना है, इसमें से भी बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज योर इंपेडेंस पे, इनपुट इंपेडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब सीरीज रेजोनेंस होगा, इनके जो पैरेलल रेजोनेंस क्या इफेक्ट पड़ेगा एडमिटेंस पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जस्ट ग्राफ का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट ऐसा ग्राफ मतलब देखो मत, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। हाँ मतलब ये पीक पे जा रहा है तो इधर मेरा ये बढ़ रहा है, सपोज ये सीरीज का ग्राफ है तो पीक पे जा रहा है तो इनपुट इंपेडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप से थोड़ा एनालिसिस करना सीखो। बाद में इधर आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये आएगा रिलेशन, ठीक है, जो आपका होता है ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो इसका डायरेक्टली आपका रूट करना है, इसका ये हम करते हैं ना, GCD करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है सीरीज पैरेलल सर्किट, ओके, इसमें रेजोनेंस वाला कंसेप्ट और ये सब सीरीज, ये प्रॉपरली नोट डाउन करके रखो और एक मस्त आपका नोट बना के रखो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है डिजिटल एंड माइक्रोप्रोसेसर, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है वाइजैक के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें से तो मतलब माइक्रोप्रोसेसर बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसमें से हम मतलब अंदाजा भी नहीं ले सकते इतने थ्योरी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं माइक्रोप्रोसेसर से, ठीक है। तो फर्स्ट इसलिए मैंने माइक्रोप्रोसेसर रखा है, जितना भी है अच्छे से थ्योरी पढ़ो, ठीक है, पूरा गेट का सिलेबस है अच्छे से ये पढ़ो, क्योंकि इसमें से मतलब कुछ भी हम ये गेस नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी वो उठा के आपको देंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी टॉपिक है माइक्रोप्रोसेसर, इसलिए जो गेट का सिलेबस है उसका थ्योरी अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपका आता है बेसिक्स ऑफ डिजिटल, ठीक है। तो डिजिटल का बेसिक आपको पता है, जैसे कि नंबर सिस्टम इसमें से है, ठीक है। ये गारंटी क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से गारंटी आएंगे आपको, ठीक है। डायरेक्टली बाइनरी कन्वर्ट करो, इसको एक हेक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, वो वैसे क्वेश्चन आएंगे। बाद में आपका बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, वो तो आपका रहता ही है क्वेश्चन, ठीक है, ग्रे टू बाइनरी। और बाकी जो 4 सिस्टम है आपका वो आपका आना चाहिए, डेसिमल, ओके, आपका ये हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्स हो गया, और एक कोई जो रह गया, ठीक है, वो 8 वाला कौन सा है, ये ऑक्टल, तो ऑक्टल, ठीक है, तो ये भी आपका है, ओके। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट, तो इसमें सबसे पहले आपका मक्स और डिमक्स, ठीक है, मक्स डिमक्स। बाद में आपका इधर आएगा इनकोडर और डिकोडर, तो ये आपका आएगा इधर, ठीक है। बाद में और इसमें क्या आएगा, ठीक है, इतना इतना इनफ है क्योंकि ये बेसिक है।
ठीक है, बक्स डिमक्स और इनकोड डिकोडर। और लॉजिक गेट्स तो वो तो अलग चैप्टर आपका, लॉजिक गेट भी कर लो। ठीक है, लॉजिक गेट्स आपका रियलाइजेशन, गेट रियलाइजेशन ये आएगा इसमें। ठीक है, और आपका इसमें के मैप है, के मैप भी कर लो। के मैप के भी आपको जो से के मैप का वो इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट अपना, वो है ना पॉज स्टॉप नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक सपोज के मैप ड्रॉ किया, ठीक है, वो हाँ इम्प्लीकेंट्स, इम्प्लीकेंट्स, यस यस इम्प्लीकेंट्स। तो ये आपका इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, ईपीआई, ये अच्छे से करो। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के और मैक्सिमम मार्क्स इसमें गलत होते हैं, तो ये अच्छे से करो। ठीक है, इसमें आपका एक 1 मार्क्स सिक्योर गारंटी होगा और ये इसमें से मुझे लग रहा है गारंटी क्वेश्चन वो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में कॉम्बिनेशन सर्किट में और भी है, जैसे कि आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो जस्ट उसका बेसिक कर सकते हो, ज्यादा वो इतना ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मक्स डिमक्स इनकोड डिकोडर ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाद में आपका आता है सीक्वेंशियल सर्किट्स, इसमें भी सेम जो आपका सीक्वेंशियल है। ओके, और बेसिकली डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल में डिफरेंस क्या है, मेमोरी का डिफरेंस है। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन बना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिकली। बाद में अगर सीक्वेंशियल सर्किट में आप आओगे तो आपको फ्लिप फ्लॉप आएगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, लैचेस है, लैचेस। बाद में इसमें आपका सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर आएगा, शिफ्ट रजिस्टर्स आएंगे, तो इसका अच्छे से कर लो। अभी जो इसके टाइप्स है ना असिंक्रोनस काउंटर के, रिपल काउंटर। ओके, तो उसका भी जो फॉर्मूलेस है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कर लो। बाद में शिफ्ट रजिस्टर्स के भी जो 5 टाइप है, सीरीज रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टर, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज, तो उसका भी जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला जो है, ठीक है, टाइम का आई गेस सीरीज का तो 2n-1 है। ठीक है, ये ऐसा कुछ तो है, तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और काउंटर का तो आपको अच्छे से करना ही है, रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर वो सब। ठीक है, तो ये कर लो। बाद में आपका आता है एडीसी डीएसी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक गारंटी क्वेश्चन इसमें से भी आपको आएगा, एडीसी डीएसी जस्ट बेसिक क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है। जस्ट आउटपुट इज इक्वल टू रेजोल्यूशन और के इनटू इनपुट, बस। ठीक है, तो एडीसी आउटपुट अगर आपको चाहिए, डीसी डिजिटल आउटपुट चाहिए तो एनालॉग इनपुट दिया होगा, एनालॉग आउटपुट चाहिए तो एनालॉग आउटपुट के लिए आएगी डिफरेंट वे है कुछ, 2:n वाला वो फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो वो देख लो एक बार अच्छे से, आपको इसका प्रैक्टिस करो। इसमें भी आपका जो है बाइनरी वेटेड और रजिस्टर वेटेड R2R, ठीक है, तो उसका एक बार एनालिसिस करके देखो खुद से, क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, फिर भी एक जस्ट बैकअप के लिए इसका एनालिसिस कर दो। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम में आपका क्या होने वाला है, आपका ऐसे भी होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अभी इसका R2R का एनालिसिस तो बहुत इजी है, तो इसका भी जस्ट एनालिसिस करो, और जो लास्ट में आपका रिजल्ट है, जैसे कि आपका आउटपुट कैसे निकलता है, अगर मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला जस्ट लिख लो, मतलब एनालिसिस करके आपको रिजल्ट तो आएंगे राइट, तो रिजल्ट लिख लो, इसको बॉक्स कर दो और रिजल्ट याद रखने का कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपको यही करना पड़ेगा अगर आपको बाकी से क्विकली आपको आंसर करना है और बहुत इफेक्टिव वे में और एक्यूरेसी के साथ आंसर करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद में मेमोरीज जस्ट रैम रोम और प्रैम प्रॉम सॉरी, ओके, तो वो अच्छे से कर लो। और इसमें भी आपका जो है 3 मेमोरी वो क्या है आपका, रैम रोम प्रॉम हो गया, और वो 3 जो मेमोरीज है प्रोग्रामेबल इनपुट, ओके, वो है 3 मेमोरीज, तो वो अच्छे से करो, याद नहीं आ रहा उसे। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिजिटल। बाद में आपका आता है फिर एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, हाँ, पीएलए वो है ना, पीएलए, पैल और प्रॉम। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब प्रोग्रामेबल एंड गेट और गेट, वो क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो ये आप अच्छे से कर लो। ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया। ओके, तो ये हो गया। जाते हैं अभी एनालॉग सर्किट्स की तरफ डायरेक्टली। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका डायोड सर्किट्स है। ठीक है, जितने भी गेट के क्वेश्चन है बस उतना इनफ है एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसमें आपका क्लिपर क्लैंपर आएगा, रेक्टिफायर्स भी आ सकता है, रेक्टिफायर भी आएगा इसमें। ठीक है, तो वो आप कर लो। बाद में आपको ओप एम्प है, सबसे इंपॉर्टेंट ओप एम्प, जो आपको पता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेम किया क्वेश्चन तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की गारंटी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। बाद में इसका फीडबैक, जो पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है,
नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन है, इन्वर्टिंग कनेक्शन है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे गेट के क्वेश्चन है, एनालॉग सर्किट्स के आपने सिर्फ गेट के क्वेश्चन कर दिए ना, और उसमें से प्रॉपरली मतलब जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना वो इंडियन नहीं है, आपको एनालिसिस करना है, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करके आपके की पॉइंट्स निकलते हैं, फिर की पॉइंट निकलने के बाद आप फिर वो नोट डाउन करते हैं और उससे फिर आपको रिवीजन होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर ऐसा प्रोसेस रहता है, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया ऐसा नहीं रहता, ठीक है। बाद में आपका आता है बीजेटी का एनालिसिस, ठीक है। जस्ट सैचुरेशन में है बीजेटी या आपका कट ऑफ में है, एक्टिव में है, वो आपको इसमें करना है। आपको आईबी और इसका रिलेशन पता होना चाहिए, ओके, आईसी बाय बीटा, ये शायद से लेस है, शायद से, ठीक है, ये देख लो एक बार, गेटर लेस है, तो ये आपको रिलेशन आना चाहिए। और बाद में जस्ट बेसिक एनालिसिस एक बीजेटी सर्किट का, ठीक है। आपको पता है इनपुट केवीएल लगाते हैं हम, और ये आउटपुट केवीएल लगाते हैं इधर से, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इससे आप वीसीसी वीसीई कैलकुलेट कर सकते हो, इधर से वीबी कैलकुलेट कर सकते हो, वीबी तो आपको पता है 0.7, वीबी 0.7 कब लेते हैं, एक्टिव में लेते हैं, ठीक है, तो वो भी बताना चाहिए। सैचुरेशन में कितना वैल्यू है 0.3, वो भी पता होना चाहिए, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको इधर मेंशन कर रहा हूँ। तो मतलब अगर आपको थोड़ा स्पीड में लग रहा है तो जस्ट क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना वो पूरा राइटिंग में देना वो बोर हो जाएगा पूरा, इसलिए ये बताने का इजी मतलब है, ठीक है। बाद में इसमें है आपका मल्टीवाइब्रेटर ऑसिलेटर, जस्ट बेसिक थ्योरी, मल्टीवाइब्रेटर थ्योरी और स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल ऑसिलेटर का भी थ्योरी, ठीक है। आपके इसमें आपके फर्स्ट आएंगे, इसमें जो ब्रॉड लेवल पे आपका क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें क्या आएगा आपका ऑसिलेटर में, ऑडियो ऑसिलेटर, और ये ऑडियो और क्या है आरएफ ना, आरएफ ऑसिलेटर और ऑडियो ऑसिलेटर, ये कुछ है इसमें। और आरएफ में आपके हार्टली, अपना हार्टली है, और कॉलपिट है, क्लैप है, ठीक है। तो ये अच्छे से उनके फॉर्मूले याद रखो, डायग्राम याद रखो, कभी भी डायरेक्ट डायग्राम भी दे सकते हैं, तो मतलब दो इंडक्टर हुए तो आपका हार्टली आएगा, ठीक है। कॉलपिट में कैपेसिटर दो होंगे तो आएगा, और क्लैप में आपको पता है एक रिप्लेस करते हैं, इंडक्टर को रिप्लेस करते हैं आई गेस, तो कैपेसिटर आप से रिप्लेस करते हैं क्लैप का भी, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो जस्ट एक डायग्राम सबका अच्छे से करो, ओके, प्रॉपर्ली इसका भी नोट्स बना के रखो, और फॉर्मूला जो है इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के वो अच्छे से करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक जो है आपके ऑसिलेशन के दो क्राइटेरिया, क्या बोलते हैं उसको, बारकास्टर क्राइटेरिया, ठीक है, अच्छे से करना है एकदम, ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, बारकास्टर क्राइटेरिया अच्छे से करना है, और 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए, तो ये याद करो। इसका भी रिलेशन है, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है, इसमें कुछ इतना नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से। और मल्टी ऑपरेटर का थ्योरी पढ़ो, ओके, मल्टी ऑपरेटर का थ्योरी पढ़ो, इसका क्योंकि एनालिसिस करके आपको कुछ मतलब नहीं, ठीक है, तो थ्योरी जस्ट पढ़ो। बाद में आता है आपका पावर एम्पलीफायर, ठीक है, इसमें भी बेसिक थ्योरी, आपका जो हार्मोनिक्स का फॉर्मूला है वो देख लो, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं था, जस्ट थ्योरी पढ़ लो, और आपके जो क्लास है, क्लास ए बी, क्लास बी हो, ठीक है, उसका भी थ्योरी आपको आएगा, तो उसका थ्योरी, उसका साइकिल कितना रहता है, क्लास ए का 360 डिग्री रहता है, और क्लास बी का शायद से 180 रहता है, तो वो देख लो एक बार, ठीक है, क्लास सी का लेस देन 180 रहता है, तो वो एक बार देख लो। और मतलब वो आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी के थ्योरी में कवर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं इतना, ओके। बाद में आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, ओके। नाउ सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट देख लो, और सब फॉर्मूले अच्छे से देख लो, और फॉर्मूले भी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब आपको पता है अभी एक जेड नॉट का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, तो वो आपका क्या है, जेड इन इंटू जेड एल सपोज रूट, तो इनपुट इंपेडेंस बढ़ेगा तब ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो ये सब आपको बताना चाहिए थ्योरी पॉइंट, तो इस वे से पढ़ो। और ट्रांसमिशन के जो कॉमन मतलब फॉर्मूलाज है जो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, तो वो आपको बस उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ये अभी देखिए, ये अभी लीस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, अभी ऐसा हम जा रहे हैं, तो अभी लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं अभी इधर, ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं अभी। बाद में जस्ट वेवगाइड है आपका, फिर से सेम वेवगाइड में रेक्टेंगल वेवगाइड का जो फॉर्मूलेज है आपके टी टी एम के, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, तो वो भी एक कर लो। बाद में आपका ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको भूल गया मैं, ठीक है, तो v इज इक्वल टू है ना लैम्डा अपॉन एफ, यार
ठीक है, तो ये है, इसका भी एक फॉर्मूला है, तो ये देख लो एक बार। ओके, बाद में ईएम वेव्स है, ठीक है। ईएम वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ईएम वेव्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको हर एक चीज करना है कि जैसे आपका एक वेव है, ठीक है, तो मीडियम से पास हो रहा है, तो उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये आपको अच्छे से इसका ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बाद में फिर फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेव के वेलोसिटी पे, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बाद में वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, जस्ट थोड़ा बेसिक देख लो इसका वेक्टर का, जो अपने तीन वेक्टर है, कार्टेशियन, स्फेरिकल और ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, वो देख लो। बाकी इसमें कुछ नहीं है। और अपना जो इसमें ये भी आता है आपका डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस कर्ल, तो वो भी देख लो, डाइवर्जेंस कर्ल, उसका भी थ्योरी और वो पॉइंट देख लो, थोड़े एक दो पॉइंट इसमें भी इंपॉर्टेंट, कि डाइवर्जेंस जीरो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, और कर्ल जीरो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो है, तो वो एक बार देख लो। ओके, बाद में आपका है ईडीसी। ईडीसी के लिए सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन, जस्ट बेसिक थ्योरी, ठीक है, बेसिक थ्योरी पार्ट, वो आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। लिस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ये, और जो सीक्वेंस में दे रहा हूँ, मतलब हमने 1 to 8 तक आया, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में भी पढ़ाई स्टार्ट करो। जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम लेना है, बाद में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन लेना है, बाद में एसएस लेना है, ठीक है, तो इस स्टेप से आपको जाना है। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक इसके फॉर्मूले तो आपको करना ही है, और थ्योरी बेसिकली ईडीसी मतलब क्या है, ईडीसी सबसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ईडीसी। तो बेसिकली थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, ड्रिफ्ट, हमें ड्रिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये सब प्रॉपरली आपको अच्छे से आना चाहिए, इसका ईडीसी का भी पार्ट, ठीक है। बाद में बीजेटी का, अभी बीजेटी का एनालिसिस हमने देखा, तो इसमें आप क्या देखोगे, सिर्फ थ्योरी पार्ट, ओके। तो मतलब अभी सैचुरेशन में है ट्रांजिस्टर, तो मतलब कैरियर का फ्लो ऐसा जा रहा है, मतलब डिफ्यूजन टाइप जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मतलब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में, तो वो एक बार देख लो। बाकी बीजेडी का थ्योरी पार्ट जो है, तो कैरियर का बेसिकली फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, एनपेन, उसमें भी एनपेन बीजेटी आपका आता है, पीएनपी आता है, इसका थ्योरी पार्ट देख लो, क्योंकि इसमें से ईडीसी में से आपके क्वेश्चन अगर बने तो थ्योरी बनेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपका ये बीजेटी है, सपोज ये अभी सैचुरेशन में है, तो फिर कैरियर का फ्लो कैसे होगा, ओके, ये आपको करना है अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है आपका क्या आता है, अर्ली इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है आपका अर्ली इफेक्ट, ठीक है। तो अर्ली इफेक्ट का क्वेश्चन तो इसमें अगर आएगा तो गारंटी आएगा, तो ये भी अच्छे से प्रॉपरली कर लो। अर्ली इफेक्ट मतलब आपका रिवर्स बायस वोल्टेज अगर आप अप्लाई मैक्सिमम बढ़ा रहे हो तो आपको क्या क्या बढ़ेगा, ठीक है, इसका जो जंक्शन है वो कैसे बढ़ेगा, किस स्टेप जाएगा, ठीक है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए इसका, तो ये आप कर लो बीजेडी का। बाद में मॉसफेट, अभी मॉसफेट अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी तो टाइम है ही, मतलब एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सपोज आप ईडीसी तक पहुंचे और एग्जाम डेट आ गया, तो मॉसफेट को छोड़ दो, ठीक है। और ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आपका करंट का फॉर्मूला जो आता है मॉसफेट का सैचुरेशन में, ठीक है, वो एक बार याद रखो, उसका जो म्यू एन सी ऑक्स, ठीक है, म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल, और फिर वीजीएस माइनस वीटी डी होल स्क्वायर, ये शायद से सैचुरेशन का है, हाँ ये सैचुरेशन का है। तो वीजीएस बाई वीजीएस माइनस वीटी मैंने बढ़ाया है, तो मेरा सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब थ्योरी टाइप, देखिए विड्थ बढ़ेगा, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और मॉसफेट को जो ऑपरेशन है बेसिकली वो आपको अच्छे से करो एक बार, एक्टिव सैचुरेशन, ठीक है, डीप ट्रायोड रीजन, लीनियर रीजन, तो उसमें करंट के फॉर्मूले और जीएम का एक फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है, तो वो भी कर लो जीएम का। इसमें आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा आरडी, और ड्रेन रेजिस्टेंस, तो वो भी एक कर लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ओके। बाद में आपका आता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में जस्ट पहले एम पी एम एफ एम का बेसिक्स, ठीक है, तो इसके आपको पता है, इसका जो इक्वेशन है एम का स्टैंडर्ड इक्वेशन वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसमें बाद में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन करते हैं, दैट इज योर एस एस बी, आपका डी एस बी एफ सी, ओके, डायरेक्ट साइड में एस सी, बाद में आपका डी एस बी, एस एस बी, वी एस बी आ गया इसमें, ठीक है। तो हर एक का बैंडविड्थ क्या है, और ए एम भी इसमें है, एम, इसको हम बोलते हैं डी एस बी एफ सी, फुल कैरियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसका बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो ये कर लो। और स्टैंडर्ड इक्वेशन तीनों के आपको अच्छे से आना चाहिए, एफएम और पीएम में थोड़े ज़्यादा कंसेप्ट है, जैसे कि आपका इसमें आपका ये आएगा डेविएशन रेशियो आ गया, राइट, डेविएशन रेशियो आ गया, आपका कैरियर स्विंग आ गया, तो वो अच्छे से आप एक बार देख लो। एएम में बहुत कम है, और इसमें एएम में फिक्स क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन
जैसे कि आपका आ गया पावर कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आप एक बार कर लो। बाद में आपका आएगा डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है, जस्ट पीसीएम का थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, डीपीसीएम देख लो एक बार, क्यों डीपीसीएम यूज करते हैं हम, पीसीएम में क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिससे हम डीपीसीएम यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाद में अपना है डीएम है और एडीएम है, इसके जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है, इसमें जो आपका है फॉर्मूला डेल टी एस क्या है वो, डेल बाय एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एम ऑफ टी, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, एक बार देख लो ये भी। इसमें भी ये ग्रेटर देन कब आता है, आई गेस स्लोप ओवरलोड आता है तब ग्रेटर देन है, और लेस देन तब है जब आपका ग्रैनुलर है, ठीक है, क्योंकि डीएम में दो आपके ये आता है, क्योंकि डीएम में आपका स्टेप साइज फिक्स होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई ग्रैनुलर स्लोप ओवरलोड मिलता है। लेकिन एडीएम का एडवांटेज क्या है कि इसका स्टेप साइज वेरिएबल होते रहता है, दैट्स व्हाई स्लोप ओवरलोड और ग्रैनुलर को मतलब अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से कम करते हैं उसको, ठीक है, तो ये एक बार देख लो। ओके, बाद में आपका है मटेरियल साइंस, ठीक है, तो ये जस्ट सेफ साइड के लिए ये मतलब क्वेश्चन आया तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, या एक बार देख लो, ये आपका आईएएस का अगर आपके पास बुक होगा कुछ तो उसमें से ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ठीक है, तो आपको इसमें से प्रॉपरली मिलेगा उसका इंफॉर्मेशन, तो ये जस्ट इसका थ्योरी पढ़ लो एक बार। बाद में आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो इसमें भी आपका थ्योरी आएगा, बाद में आपका सम्स भी है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वो भी देख लो, और हाँ बस इतने कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या करना है, डायोड रेक्टिफायर से, ठीक है, वो देख लो जो हमने मतलब एनालॉग में भी देखे, तो ये भी आप इधर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्टर इन्वर्टर, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका ये आ गया डीसी टू एसी कन्वर्टर आ गया, एसी टू डीसी कन्वर्टर आ गया, वो एक बार देख लो। और थायरिस्टर आपके आ गए, तो इसमें ये आपका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थायरिस्टर, ठीक है, आपका एससीआर आ गया, डायरेक्ट ट्रैक आ गया, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो ये आप एक बार देख लो, ठीक है। और भी आपके अभी किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम होता जस्ट जीटीओ का उन्होंने सिंबल दिया था, तो इतना क्वेश्चन इजी था, ओके, तो जितने भी टाइप्स के थायरिस्टर है उनके सबके सिंबल तो आप अच्छे से याद रखो ही, क्योंकि 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो सिर्फ आपको जैसे कि जीटीओ का उन्होंने पूछा था अभी, मतलब फरवरी में एग्जाम होता है, फरवरी नहीं हाँ फरवरी में होता, ठीक है, तो ये आप कर लो, सबके सिंबल, सबका थ्योरी, सबका एडवांटेज, ओके, इसमें कुछ फॉर्मूला आपका नहीं होगा। बेसिकली एससीआर में आपका जो एक कंसेप्ट आता है आपका होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का, ठीक है, होल्डिंग और लैचिंग करंट, तो वो एक बार आपको अच्छे से करना है, वो आप अंडरस्टैंडिंग मतलब पूरा करो। डेफिनेशन, होल्डिंग करंट क्या रहता है, कैसे होल्ड करता है, ओके, मतलब टर्न ऑन प्रोसेस को कैसे ऑन करता है, टर्न ऑन के लिए क्या है, होल्डिंग है, लैचिंग है, टर्न ऑफ के लिए क्या है, तो प्रॉपरली थ्योरी क्वेश्चन हर एक आपको आना चाहिए, ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है, जस्ट एक ऐसा ग्राफ एससीआर का देख लिया तो इससे पढ़ाई नहीं होता ऐसा, ठीक है, सॉरी ऐसा ग्राफ नहीं, उसका ऐसा है लाइक दिस, ओके, और बाकी रिवर्स में भी, रिवर्स में आपका सेम ही है जो डायोड का, ओके, तो ये आपका था टॉपिक वाइज अपना डिस्कशन था वाइजैक के लिए, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें, वो आपको प्रिपरेशन पूरा फोकस रखना है प्रॉपर, मैंने एक आपको क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीजें अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है, तो इधर से आपका प्रिपरेशन अभी पूरा मुझे फोकस चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज, रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है, अभी प्रिपरेशन रिसीट को आके मतलब 2 महीना हो चुका है, ठीक है, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, अभी फिर से आप एक बार देख लो जो चीजें हमने डिस्कस की है वो आपको आती है कि नहीं, और नहीं आती तो मतलब प्रिपेयर करो, ओके, लेकिन रोज आपको रिवीजन करना ही है, ओके, रोज एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपके शॉर्ट नोट्स के लिए निकालो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सॉल्व क्वालिटी क्वेश्चन, जो प्रिपरेशन रिसीट में मैंने बताया है उतना ही करो, बाकी कुछ आपको फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हर अभी बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ भी कोई भी टेस्ट सीरीज निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ओके, 200 रुपए में, 100 रुपए में, तो मतलब वो पैसे के लिए ये मत करो, ओके, ये बेसिकली क्या है, वो ऑफर मतलब लॉन्च करते हैं, 100 रुपए में ले लो, 200 रुपए में ले लो, तो इसके लिए मत जाओ, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भी अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है फालतू के क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइस टाइम का और 0.35 बैंडविड्थ का, ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, राइस टाइम पे इफेक्ट, दूसरा क्वेश्चन देंगे राइस टाइम बढ़ेंगे तो बैंडविड्थ पे इफेक्ट क्या होगा। अभी अगर आपको प्रॉपरली ये पता है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसके लिए कुछ ये नहीं है, और मैं प्लान कर रहा हूँ इसका टेस्ट सीरीज निकालने के लिए, लेकिन मैं देखूंगा कि टाइम मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये चालू है एनआईसी का, ठीक है,
तो मैं देखूंगा अगर हो सके, नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सेशन कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो देखते हैं अभी आपका एग्जाम डेट कब आता है। अभी फिलहाल एग्जाम डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन टारगेट मंथ, जो आपका टारगेट मंथ रहेगा वो आप सितंबर ही पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त तक ये है, लॉकडाउन है। और एक अपडेट मैं आपको अगस्त के लास्ट वीक में देने का ट्राई करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक में क्लियर हो जाएगा कि आपके मतलब क्या सिचुएशन है कोरोना का, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सभी चीजें कोरोना पे डिपेंड है। अगर काउंट बढ़ता है तो आपके एग्जाम आगे जाएंगे, काउंट अगर प्रॉपरली कंट्रोल में आ गया तो ऑब्वियसली एग्जाम आपके सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एसएससी ने भी आपका डायरेक्ट अक्टूबर में ही कर दिया एग्जाम अभी, ठीक है। बाद में जीके जीएस और ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो अपने माइंड ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, वो एक बार देख लो, जो मैंने बताया 9 वीडियोस है, ठीक है, और उसमें भी अभी आएंगे वीडियो आगे। करंट अफेयर के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना, ठीक है, वो फर्स्ट थिंग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके लिए उधर मैं जॉब अपडेट वो सब दे रहा हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर में मैं आ रहा हूँ, तो वो करंट अफेयर पढ़ लो अभी। वो शायद से मैंने चालू किया था, मतलब टीम ने चालू किया था, जुलाई से चालू किया था, ठीक है। उससे पहले का मतलब देख लो किधर से मैगजीन मिलता है, तो लेकिन जुलाई से कंपलसरी मैं जो आपको दे रहा है उतना ही पढ़ो, ठीक है, ज्यादा इसमें ये मत ये करो, टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मतलब नहीं इतना, ठीक है। और जो भी मतलब जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आपको करंट अफेयर फिल्टर आउट करके दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप वो देख सकते हो, ठीक है। बाद में माइंड ट्रेनिंग सेशन आपको फॉलो करना है जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए। तो ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग का, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इंग्लिश का बेसिक ही रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश का आपको बेसिक ही रहेगा। तो इंग्लिश का अगर आपने आईएएस के लिए प्रिपरेशन किया है तो उतना ही आप रेफर कर सकते हो। और अगर किधर से आपको आईएएस का नोट्स मिले इंग्लिश का, बेसिकली आईएएस का जो नोट्स है इंग्लिश का, वो आपको किधर से मिले तो एक बार वो मतलब वो रेफर करो, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ नहीं है इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो वाइजैक के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और आपका फिर वाइजैक का पेपर आएगा, अच्छे से देख के आना है पेपर, ठीक है। वाइजैक के पेपर से पहले भी आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब, ठीक है। एक फाइनल अपना सेशन रहेगा, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो जो हमने डिस्कशन किया वो अभी इंपॉर्टेंट था वाइजैक के लिए। तो आपका वाइजैक का एग्जाम हो जाएगा, घर पे आना है, रिलैक्स रहना है, कुछ डिस्कशन नहीं करना है फालतू का, कट ऑफ क्या है, रिलैक्स करना है जस्ट। और नेक्स्ट डे से अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन चालू होगा, जो कि आपका होगा एनएलसी के लिए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका इसका रहेगा एनएलसी एंड समीर का, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपका इसमें सबसे बड़ा मैंने आपको पॉइंट क्या बोला कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, वाइजैक के लिए प्रॉपरली प्रिपरेशन किया है आपने, ठीक है। आप एग्जाम दे के आए हो, अभी एग्जाम में आपको उधर मतलब एग्जाम हॉल में आपको पता है आपके मिस्टेक क्या है, तो एनएलसी के लिए आपको मिस्टेक आपके रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो भी हम सभी चीजें आपको डिस्कस करने वाले हैं अभी। आपको वाइजैक से ये भी पता चल जाएगा कि उस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में मैं ये टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो एनएलसी के लिए आपका इंप्रूवमेंट इधर से चालू होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये तीनों जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है बेसिकली, और ये कोरोना की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो एक एडवांटेज आपको कोरोना का मिल चुका है कि तीनों एग्जाम, मतलब इसलिए मैं बोला कि आपको आइदर आपका एक निकलेगा, दो निकलेगा और तीनों निकल सकते हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि आपका इधर से इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा आफ्टर वाइजैक, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम एनएलसी का डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में वो कमेंट के मैं आंसर इंक्लूड करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप अपना है, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी आप चाहिए तो ये कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपरली जस्ट प्रिपरेशन कीजिए और क्वेश्चन डिस्कस कीजिए ग्रुप में, ठीक है। डाउट है तो मतलब डिस्कस कीजिए, तो यही आपको करना है। और अभी पूरा फोकस मुझे चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए वाइजैक के लिए। तो कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कंपल्सरी लाइक करना है आपको, ठीक है। तो लाइक करना है, और ठीक है अभी फिर स्टॉप करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।